Hello friends, this is Aarti. Welcome to my channel Learn and Grow with आरती मैम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट। सो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और यदि उन्होंने तैयारी की है और पढ़ा है या फिर मैं कहूँ एक दो बार एग्ज़ाम दिया है या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दिया है, तो वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जितनी भी बातें बोलूँगी आपको सारी बातें बिल्कुल ध्यान से सुननी है और यदि आप साथ साथ नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिस भी स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि पीडीएफ इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है या कुछ भी है, तो मैं एक एक बात आपको सारी एक्सप्लेन करूँगी। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुने और यदि आप इस वीडियो को 2 बार भी सुन लेते हैं तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप तीसरी बार देख सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई डाउट रहेगा। और यदि आप साथ साथ इसके नोट्स बनाते हैं फिर तो डाउट होने का मतलब ही पैदा नहीं होता है। चलिए, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है? बाल विकास। अब इसके नाम से ही क्लियर है कि बच्चे में जो भी बदलाव होते हैं, ठीक है, एक बच्चा होता है, उसमें समय के साथ साथ बदलाव होते हैं। उसके गर्भधान से लेकर और पूरी तरह से उसके कार्य करने वाले, ठीक है, जो उसकी पूरी पूरी अवधि होती है उसमें बच्चे के अंदर बदलाव होता है। उस बदलाव को ही डेवलपमेंट कहा जाता है। इसके क्या-क्या एस्पेक्ट होते हैं, क्या-क्या इसमें होता है, ये सारी बातें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अब विकास के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, तो विकास के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं। इंटेलेक्चुअल हो गया, उसका फिज़िकल हो गया, उसका मेंटली हो गया, उसकी लैंग्वेज होगी, उसका इमोशनल हो गया, उसका सोशल हो गया। ये सारे ही डेवलपमेंट जो है हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके एस्पेक्ट की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा एस्पेक्ट आता है। अब देखिए, मैंने इनको इस तरह से लिखा है, इनकी जो डिटेल है वो मैंने नहीं लिखी है। अदरवाइज़ वीडियो तो लंबी होनी ही थी, पीडीएफ भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और मेरी पीडीएफ मैं खुद ही बनाती हूँ। सो बहुत बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत लगती है और फिर भी इसमें भी काफ़ी मेहनत लगी है और मैंने कोशिश की है कि जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं पीडीएफ में ज़रूर डालूँ, जिससे कि इसी से आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका क्लियर हो जाएगा यदि आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो। सबसे पहला आता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल से ये नाम सुनते ही आपके मन में जो है क्लियर हो रहा होगा कि फिजिकल का नाम सुनते ही मन में जो है आपका आ रहा होगा कि ये शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास मतलब जैसे बच्चे की जो वृद्धि होती है, जो उसका भार होता है, जो उसकी ग्रंथियों में परिवर्तन होता है, उसको कहते हैं हम फिजिकल डेवलपमेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं एक छोटा बच्चा धीरे धीरे कैसे बड़ा होता है, तो जो उसकी हाइट में अंतर आ रहा है, जो उसमें ग्रोथ हुई है, जो उसके वेट में अंतर आ रहा है, वो सारे क्या है, वो उसके फिजिकल डेवलपमेंट में आते हैं। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, उसका सामाजिक विकास। जो भी बच्चा अपने आसपास से सीखता है, जैसे क्या नियम हैं, क्या परंपराएं हैं, क्या उनके जो रीति रिवाज हैं, वो सारी चीज़, क्या मूल्य होते हैं, तो इन सब का विकास जो है आपका सोशल डेवलपमेंट में होता है। उसके बाद है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, जो बच्चा खुश होता है, डरता है, गुस्सा करता है, चिंता करता है, दुख होता है, ये सारे ही क्या हैं, ये उसके इमोशनल डेवलपमेंट में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट में आते हैं और इसमें संवेगों की अभिव्यक्ति भी शामिल इसी में होती है। ठीक है, इसी में बच्चा जो है अपने इमोशनल्स को एक्सप्रेस करता है, जो भी उसके इमोशंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेंटल डेवलपमेंट। अब मेंटल डेवलपमेंट में क्या आता है, मेंटल डेवलपमेंट में आता है जो भी बच्चा, जैसे जो उसकी क्षमताएं होती हैं, ठीक है, जो उसकी क्षमताएं होती हैं, जैसे हम बात करें सोचना, ऑब्जर्व करना, याद करना, इमेजिन करना, ठीक है, थिंकिंग करना, सोचना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं उसकी मेंटल डेवलपमेंट में।
आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और यदि आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगे तो आप जो है स्पीड कम करके देख लेना। और यदि, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन जो पहले पढ़ चुके हैं वो सिर्फ रिवाइज करते हैं, तो वो इसकी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फ्रेशर होते हैं, जिन्हें एक एक बात समझनी होती है, वो वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। और यदि आपको ऐसे ठीक समझ में आ रहा है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान से समझते रहें। उसके बाद आता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। ये जो एस्पेक्ट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टेट से हर बार इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। आपका चाइल्ड डेवलपमेंट ऐसा आपका ये जो टॉपिक है कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन भी हमेशा देखने को मिलते हैं। ये तो कंफर्म होते हैं, 2 से 3 तो कंफर्म होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इसका एक क्वेश्चन तो आपका इस 5th पार्ट से देखने को मिलता है। मोटर डेवलपमेंट, अब इसमें क्या होता है, गत्यात्मक विकास। ये क्या होता है, बच्चे का बैठना, खड़े होना, चलना, दौड़ना, ये सारी जितनी भी बच्चे की एक्टिविटी होती है, ये सारी मोटर डेवलपमेंट में आती है। जिसमें मोटर डेवलपमेंट 2 तरह का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है फाइन और एक होता है आपका ग्रॉस मोटर। तो फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, आप एक बार ध्यान से समझ लें, इसको दोबारा समझने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइन होता है जो भी चीज़ बारीकी से किया जाता, काम बारीकी से किया जाता है, जैसे सुई में धागा डालना। और अगर लड़कियों की बात करें तो लाइनर लगाना, जो कि बहुत ध्यान से लगाना होता है। और ये बहुत फेमस एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ, सुई में धागा डालना और आपका शूज़ के लेसेस बांधना। और अगर हम बात करें सुई आईलाइनर लगाना और बटन बंद करना, जो काम थोड़ा ध्यान से किए जाते हैं, क्लियर, तो वो सारे आते हैं आपके फाइन मोटर स्किल में। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसमें जो आपकी फिंगर टिप्स होती है ना, उनका जिसमें यूज़ होता है, जो आपकी फिंगर टिप्स होती हैं उनका जिसमें यूज़ होता है, वो आपकी फाइन मोटर डेवलपमेंट में आती है। उसके बाद आपकी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट में आपका होता है जिसमें आपकी जो है बात करें स्थूल गत्यात्मक विकास होता है ये। अब इसमें जो है आपकी बड़ी मसल्स जो हैं जो इसमें काम करती हैं, जैसे आपका भागना, कूदना, तो और उठाना, किसी भी चीज़ को उठाना, खड़े होना, ठीक है। ये सारे जो आपके किस में आते हैं, ये आपके आते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कि फाइन होता है जिसमें आपके टिप्स, फिंगर्स टिप्स जो होती हैं, जिस काम को आपको ध्यान से करना पड़ता है, आईलाइनर लगाना, सुई में धागा डालना। और ग्रॉस जिसमें आपकी पूरी बॉडी एक तरह से काम करती है, वो होता है आपका ग्रॉस मोटर, जैसे कूदना, दौड़ना, ये सारी चीज़ें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मोटर डेवलपमेंट। अब सॉरी, मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट में क्या होता है, जो बच्चे के नैतिक मूल्य होते हैं। नैतिक मूल्य क्या होते हैं, जो बच्चा समाज से सीखता है कि क्या सही है, क्या गलत है। क्या आपने सुना होगा, छोटे छोटे बच्चे आपस में जैसे बातें करते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, ये हो जाता है। जो अपने आसपास से जो एक कहीं हम नैतिकता वो लेता है, ठीक है, वो मोरल में आता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन-सी चीज़ समाज एक्सेप्ट करता है, उस बात को बच्चा बार-बार रिपीट करेगा। जिस चीज़ को समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, वो बच्चा इमोरल समझेगा उसको, ठीक है। जो जिस चीज़ को समाज जो है एक्सेप्ट कर रहा है, वो मोरल डेवलपमेंट में आता है। अदरवाइज़ बच्चा उसको इमोरल समझता है, मतलब वो अनैतिक होता है, जिससे आपका समाज जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके बाद आता है एस्थेटिक। एस्थेटिक आपका होता है एस्थेटिक आपका होता है सौंदर्यात्मक, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ जो एक बेसिक सा इसका मीनिंग हम समझे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी इसके एस्पेक्ट में आता है तो हम इसको ज़रूर पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ हमें देखने में जो चीज़ अच्छी लगती है, वो आपका सौंदर्यात्मक विकास होता है, ठीक है। एस्थेटिक डेवलपमेंट होता है। उसके बाद आती है आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। ये अलग से एक टॉपिक है, ठीक है, बट इसका एस्पेक्ट है तो हमने डिस्कस किया है। ये अलग से एक टॉपिक बनता है नॉम चॉम्स्की के द्वारा। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में इसको भी। तो इसमें क्या होता है, बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है, बच्चे का भाषा विकास होता है। कैसे बच्चा
छोटी छोटी कोइंग से लेकर, मतलब जो बच्चा आवाज़ करता है, आ ऊ करना स्टार्ट करता है, फिर बैबलिंग करता है, फिर कैसे वो एक शब्द बोलना स्टार्ट करता है, किस तरह से फिर वो छोटे छोटे सेंटेंस बोलना स्टार्ट करता है। तो ये सारी चीज़ किस में आती है, बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में आती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो एस्पेक्ट हमने 8 एस्पेक्ट हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब बात आती है ग्रोथ की। ये भी आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें से तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी आ जाता है, दोनों में अंतर पूछ लेता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या है, और ग्रोथ में क्या होता है, डेवलपमेंट में क्या होता है। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं ध्यान से समझिएगा। जो ग्रोथ होती है आपकी, ग्रोथ होती है आपकी शारीरिक विकास। जो बच्चे का हाइट वेट ये जो चीज़ें बढ़ती है ना, ये होती हैं बच्चे की आपकी ग्रोथ। ठीक है, अ, जिसे हम कहें, जिसे मापा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है, और ये भी आपका विकास का एक अंग होता है। ठीक है, और ये जो है ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता, मतलब ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ग्रोथ एक टाइम के बाद आकर रुक जाती है। चलिए दोनों साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का ही अपोजिट है एक दूसरे के, पूरी तरह से भी नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोनों को हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। तो ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ ये आपकी कंटिन्यू नहीं होती है, बट डेवलपमेंट आपका कंटिन्यू होता है। मतलब ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट आपका ताउम्र चलता है। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक, अगर हम कहें गर्भ धारण से लेकर और मृत्यु तक चलता है, वूम टू टूम कहा जाता है। ये जो विकास जो है चलता है, बट ग्रोथ जो है एक टाइम पर आकर रुक जाती है। जैसे कि आप सभी जितने भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सब की ग्रोथ जो है जितनी होनी थी उतनी हो चुकी है। उसके बाद अब उनकी ग्रोथ नहीं होगी, मतलब अब उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी। हाँ, वेट बढ़ सकता है, बट हाइट उनकी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो ये है कि ये जो ग्रोथ है आपका, ये आपका होता है ओनली, ध्यान से सुनिएगा, ओनली फिजिकल। जो आपकी ओनली फिजिकली जो आप में डेवलपमेंट होता है वो आपका ग्रोथ में आता है। बट जो डेवलपमेंट है इसके अंदर, विकास के अंदर, इसमें आपके दोनों एस्पेक्ट आते हैं। समझे, मतलब ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। ग्रोथ डेवलपमेंट में आ सकती है, बट डेवलपमेंट ग्रोथ में नहीं आ सकता है। समझे, ये ग्रोथ जो है विकास का ही एक छोटा रूप है। ठीक है, और आगे इसको समझते हैं अब हम। उसके बाद क्या है कि ये जो है ये क्वांटिटेटिव होती है, मतलब ये एक मात्रात्मक पहलू है सिर्फ। ठीक है, और ये आपका दोनों है। ये जो आपका है ये मात्रात्मक भी है और आपका गुणात्मक भी है। मतलब इसमें आपकी जो है क्वालिटी भी, इसमें आपका जो आपका क्वांटिटेटिव भी होगा और इसमें आपका क्वालिटेटिव भी होगा, बट इसमें आपका ओनली क्वांटिटेटिव होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद आगे देखिए, इसे मापा जा सकता है और इसे मापा नहीं जा सकता है। इसे मापा जा सकता है और इसे मापा नहीं जा सकता है। वृद्धि में विकास शामिल है, वृद्धि में विकास शामिल है, लेकिन विकास में वृद्धि शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद जो आपका डेवलपमेंट होता है ये आपका इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है, मतलब ग्रोथ इसी के अंदर इन्वॉल्व होती है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो आपका ये डेवलपमेंट होता है ये कैसे होता है, तो इसको कहा जाता है हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। मतलब ये दोनों से मिलकर बना होता है। हेरिडिटी, जो भी आपके पेरेंट्स से जो भी आपको जीन्स मिले हैं, जीन से जो भी आपके आपके पेरेंट्स के जीन्स से जो भी आपके अंदर गुण आए हैं वो तो हैं ही, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट से आपको क्या क्या मिला है, उन दोनों का ही जो क्या कहें हम इसे हम कह सकते हैं कि उम, इन दोनों का ही क्या कह सकते हैं हम इसको, इन दोनों को मिलाकर ही आपकी जो है डेवलपमेंट बनता है। ठीक है,
इन दोनों से ही आपका डेवलपमेंट बनता है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट समझ में आया होगा, और ये बीएड डीएड उनके लिए भी ये वीडियो उतनी ही हेल्पफुल है, क्योंकि यही टॉपिक उनको देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम आपके प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की। ठीक है, और अगर इसे हम थोड़ा सा और डिस्कस करें तो और देख लीजिए इसमें और क्या बातें हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। वैसे इसके सारे पॉइंट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बट फिर भी ये इम्पोर्टेंट है, तो मन में ये रहता है कि कुछ छूट ना जाए। तो देखिए इसमें इसमें क्या है, ये एक टाइम के बाद रुक जाती है और ये कंटिन्यू होता है। हाँ, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम अपने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की। चलिए फर्स्ट है आपका, हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो विकास है वो आपका सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब जैसे इंडिया का बच्चा पहले बिल्कुल छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, मतलब पहले वो क्रॉलिंग करना, अगर हम कहें पहले बच्चा जो है कोइंग करता है, फिर उसके बाद वो बैबलिंग करता है। उसी तरह से अगर हम उसकी वैसे बात करें तो जो छोटा बच्चा होता है पहले वो जो लेटे लेटे उसकी मूवमेंट स्टार्ट होती हैं, उसके बाद फिर वो क्रॉलिंग करना स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद मतलब जैसे धीरे धीरे जैसे छोटा बच्चा इंडिया में होता है, बाकी देशों में भी ये सेम वही फॉलो होती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, इसलिए कहते हैं जो प्रिंसिपल है वो आपका यूनिवर्सलिटी है। क्लियर, यानी कि जो आपका विकास है वो सार्वभौमिक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसमें क्या होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। कैसे, मतलब ये आपका गर्भ से लेकर और ये आपकी मृत्यु तक होती है। मतलब इसको वूम टू टूम कहा जाता है। वूम टू टूम कहा जाता है कि ये आपके गर्भ से लेकर और मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि सभी का विकास जो है एक तरह से नहीं होता है। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सबका। जैसे हम बात करें कि जो 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 दो जुड़वा बच्चे होते हैं वो भी सेम नहीं होते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं अंतर पाया जाता है। आप अगर आपके आसपास कोई है ऐसा एग्जाम्पल, तो आप बिल्कुल अच्छे से उसको और ज़्यादा अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे। अदरवाइज़ आप अपने घर में देख लीजिए, जो दो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, उनमें अलग अलग होता है। किसी बच्चे में कुछ गुण होता है तो किसी बच्चे में कोई गुण होता है। ठीक है, ऐसा इंडिविजुअल डिफरेंसेस में होता है। ठीक है, चाहे उसका आप बात करें शारीरिक हो, मानसिक हो, सोशल हो, हर तरह से जो है बच्चे का अलग अलग विकास होता है। आगे चलिए, आगे है यूनिफॉर्म पैटर्न। आगे हम बात करते हैं यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न कहीं ना कहीं वही सेम बात फॉलो कर रहा है जो कि आपका ये जो बात करें हम यूनिवर्सलिटी की बात करें, तो ये दोनों ही पैटर्न आपके सेम बात फॉलो करते हैं कि जैसे इंडिया का बच्चा छोटा होकर कैसे वो बड़ा होता है, सेम कैसे वो छोटे छोटे मतलब पहले कोइंग करता है, फिर वेबिंग करता है, ये सारी चीज़ें करता है, बाकी देशों में भी ऐसा ही होता है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म है वो ऐसा कहता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इस बात को ध्यान से समझेंगे, जनरल टू स्पेसिफिक। तो इसमें क्या होता है, मतलब ये प्रिंसिपल आपसे कहता है कि जो बच्चा होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक सीखता है, डेवलपमेंट उसका होता है। जैसे अगर हम बात करें कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी भी तरह का पक्षी होगा उसको चिड़िया ही कहेगा। ठीक है, और बच्चा इतना छोटा होता है कि हम भी उसे अलग अलग नाम नहीं बताते हैं,
और बच्चे के अंदर भी वही कॉन्सेप्शन होता है कि वो कोई भी बर्ड है उसको पक्षी ही कहेगा, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके बाद वो समझ जाता है कि क्या स्पैरो है, क्या पैरेट है, क्या पीकॉक है। ये इन सारी चीज़ों में वो अंतर को अच्छे से समझने लग जाता है। लेकिन सबसे पहले जो बच्चा होता है वो सामान्य बातों को समझता है, फिर धीरे धीरे ही वो विशिष्ट बातों तक जाता है। क्लियर? उसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें क्या होता है, बच्चा सबसे पहले अपने पूरे हाथ को हिलाता है और फिर धीरे धीरे अपनी उंगलियों को, फिर पूरे हाथ को मूव करता है। तो इसमें ये होता है, मतलब धीरे धीरे इसका जो है पूरा शरीर जो है बच्चे का काम करता है। जो छोटा बच्चा होता है सबसे पहले उसकी क्या हिलती है, उसकी फिंगर हिलती हैं, फिर उसका पूरा हाथ हिलता है, फिर इस तरह से वो अपनी पूरी बॉडी को मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इस वाले प्रिंसिपल में ये होता है, इसे हम कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 7th प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब इसमें क्या होता है, इसमें अभी हमने बताया था कि जो आपका डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, तो वो आपका प्रोडक्ट होता है। वो आपका, हाँ देखिए उस टाइम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी। जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। जो आपका डेवलपमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट का। इन दोनों से मिलके ही आपका क्या बनता है, आपका डेवलपमेंट बनता है। क्लियर? ये इसका क्या होता है, गुणनफल होता है। अगर हम हिंदी में बात करें तो ये गुणनफल होता है इसका। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने कहावतें भी सुनी होंगी, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। ये काफ़ी पुरानी और फेमस कहावत है, आपने सुनी है, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं छोटे बच्चे की एक्टिविटी देखकर जो बड़े लोग हैं या फिर कहीं हम खुद ही अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ बच्चा कैसे क्या इसका आगे जो क्या करने वाला है आगे, मतलब जो इसका डेवलपमेंट होगा वो किस दिशा में जाने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसको ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है कि जो आपका डेवलपमेंट होता है क्या उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो बिल्कुल इसको जो आपका डेवलपमेंट होता है इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये होगा। ठीक है, उसके बाद आपका 9th है। 9th पे क्या है कि 9th आपका डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव। अब क्यूमुलेटिव क्या होता है, तो क्यूमुलेटिव होता है संचयी, मतलब विकास एक संचयी प्रक्रिया है। कोई परिवर्तन जो हमें दिखाई देता है कई परिवर्तनों का संचय होता है उसमें। ठीक है, मतलब ऐसे ही नहीं है कि अचानक से कुछ भी हो गया, उसमें कई परिवर्तन होते हैं। मतलब उसमें आपका ग्रोथ भी होती है, डेवलपमेंट भी होता है। मतलब अगर हम कहें कि फिजिकली भी होता है, मेंटली भी होता है, मतलब जो आपका डेवलपमेंट होता है वो संचयी होता है, क्यूमुलेटिव होता है, उसमें कई एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो स्पाइरल होता है आपका वर्तुलाकार। यानी कि प्रिंसिपल कभी भी ऐसे नहीं होता कि ऐसे हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया या वर्टिकल हो गया, ऐसे नहीं होता है। प्रिंसिपल आपका ऐसे स्पाइरल चलता है, कभी बढ़ा फिर कम हुआ, फिर बढ़ा फिर कम हुआ, फिर बढ़ा फिर कम हुआ। तो जो आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट है वो ये कहता है कि आपका जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल की तरह इस तरह वर्तुलाकार चलता है। ठीक है, बच्चा कभी भी एक गति में नहीं बढ़ता है। ठीक है, धीरे 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 ये उसका प्रोसेस चलता है, कभी बढ़ गया, कभी रुक गया, कभी चल गया, कभी रुक गया, इस तरह से इसमें होता है। उसके बाद हम बात करें अगेन
सॉरी 11th है आपका प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, देखिए अगेन ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इससे भी 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आपका बनता है 101%। डेवलपमेंट से मैंने कहा 2 से 3 क्वेश्चन तो कंफर्म है और कई बार ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो एक ग्रोस फाइन मोटर वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक आपके जो इसके डेवलपमेंट के जो आपके एस्पेक्ट्स हैं, एक उससे हो जाता है। तो इससे कई क्वेश्चन आपके हमेशा बन जाते हैं। चलिए इन्हें ध्यान से समझिएगा क्या होता है। तो 11th आपका प्रिंसिपल और डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि अगर हम बात करें कि इसका क्या है, ये आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, ये 2 तरह से होता है, ठीक है। एक आपका होता है सेफेलोकोडल सेफेलोकोडल डायरेक्शन, और दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। तो प्रॉक्सिमा डिस्टल, देखिए अब मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगी कि इन नामों को ना आप इंग्लिश में ही याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो इंग्लिश से में ही अच्छे से समझ में आ जाते हैं। चलिए देखिए, अब सेफेलोकोडल डायरेक्शन, अब इसमें क्या होता है, सिर से लेकर पैर तक, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें, इसका हिंदी का नाम बड़ा ही अजीब सा है, बहुत अजीब सा है इसका नाम, आप इसको इंग्लिश में ही याद करें, ठीक है। सो इंग्लिश में आप इसको याद करें, मतलब सिर से पैर तक जो आपका डेवलपमेंट होता है वो आपका आता है सेफेलोकोडल में, ठीक है। प्रॉक्सिमा डिस्टल में क्या होता है, प्रॉक्सिमा डिस्टल में होता है आपका सेंटर टू पेरिफेरी, ठीक है। मतलब बच्चा पहले आपका थोड़ा हाथ हिलाता है, पैर पैर मूव करता है, इस तरह से, मतलब प्रॉक्सिमा डिस्टल होता है आपका सेंटर टू पेरिफेरी। क्लियर, मतलब पहले बच्चे की फिंगर हिलती हैं, फिर उसका पूरा हाथ हिलता है, मतलब ये जो आपका आपके पूरा हैंड मूव करता है, उसके बाद पूरी आर्म को वो मूव करता है। तो इस तरह से प्रॉक्सिमा डिस्टल इसमें होता है, और सेफेलोकोडल आपका सिर से पैर तक होता है। तो ऑप्शन में इसको उल्टा भी कर देता है, पाँव से सिर भी लिख सकता है हिंदी में। तो आप इंग्लिश में याद रखें सेफेलोकोडल, स से सेफेलो और स से सिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके इस पर हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। इसमें इसमें ये क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि जो आपकी मैच्योरेशन होती है, जो आपकी मैच्योरेशन होती है वो इफ़ेक्ट करती है किसको, आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को, और जो इफ़ेक्ट होता है वो आपकी लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। ये वाला जो आपका प्रिंसिपल है वो आपसे ये कहता है जो मैच्योरेशन है वो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती है, और जो इफ़ेक्ट होता है वो आपका लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन मेल एंड फीमेल। तो देखिए ये कह रहा है आपसे कि जो ग्रोथ का जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है किसमें, मेल और फीमेल में। यानी कि अगर हम बात करें कि आपने देखा होगा और ऐसा होता भी है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों की तुलना में जल्दी किशोर अवस्था में प्रवेश करती हैं। यानी कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से पहले, अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो लड़कों से पहले बड़ी दिखाई देने लग जाती हैं, या फिर अगर हम बात करें कि उनकी जो ग्रोथ का रेट है वो अलग अलग है। क्लियर, लड़कियां जो हैं वो पहले किशोर अवस्था में एंटर करती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, और उसके बाद ये नॉर्मल सी बात है, इसे आप समझ सकते हैं। ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज हैजार्ड, ठीक है। यानी कि जो विकास की सभी अवस्थाओं में एक जोखिम है, ठीक है। हर जो आपका कहें हम डेवलपमेंट का जो भी आपका हर एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज करता है, ठीक है। आपका जो हर एस्पेक्ट है वो एक चैलेंज करता है, हर एक एज एक चैलेंज करती है। जैसे अगर हम बात करें, छोटा बच्चा होता है उसके लिए उस एज
वो एज उसके लिए एक चैलेंज है, ठीक है। तो इस तरह से बाकी जितने भी एजेस आती हैं, यहाँ पे फेज आएगा, फेस लिखा गया, ये आपका प्रिंटिंग एरर है, फेज, ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज़ हैज़ार्ड, ठीक है। तो हर जो आपका फेज है वो जोखिम भरा होता है, क्लियर। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो विकास और वृद्धि, ये जो विभिन्न आयाम हैं, ये एक संबंध है। मतलब ये तो हम पहली बात कर चुके हैं कि दोनों कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। दोनों जो है इंटर रिलेटेड होते हैं, दोनों का जो है रिलेशन होता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जो एक बालक होता है जो फिजिकली अनफिट है, ठीक है, जो फिजिकली हम बात कर सकते हैं हैंडीकैप्ट है, हैंडीकैप्ट है, तो उसमें क्या है कि जो उसका सोशल जो उसका डेवलपमेंट है वो भी इफ़ेक्ट होगा उससे कहीं ना कहीं, और उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी जो है उसको इफ़ेक्ट करेगा। तो यहाँ पे कोरिलेशन की बात का मतलब ये था, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्ली फाउंडेशन आर क्रिटिकल फॉर लेटर डेवलपमेंट। ये क्या कह रहा है कि जो विकास की शुरुआत की, जो उसकी शुरुआती बुनियाद है, बाद में विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये यहाँ पे ये कह रहा है कि मतलब ये जो उसका अर्ली फाउंडेशन टाइम होता है ये क्रिटिकल होता है बाद के बजाय, जो आपका अर्ली फाउंडेशन होता है ये क्रिटिकल होता है बाद वाले डेवलपमेंट की बजाय, सॉरी उसके लिए, क्लियर। तो ये आपके थे 16 जो है, मैंने 16 प्रिंसिपल हमने जो है डिस्कस किए हैं। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, और यदि नहीं हुए हैं तो आप वीडियो को दोबारा से देख लें, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चलिए अब बात आती है आपकी स्टेजेस की, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये स्टेजेस जो हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें तो अलग अलग जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग बात बोली है, ठीक है। तो जैसे हरलॉक की बात करें, उन्होंने अलग स्टेजेस बताई हैं अपनी, और अगर हम कॉल्सनिक की बात करें तो उन्होंने अलग बताई है, रोसनिक की बात करें तो उन्होंने अलग बताई हैं। तो उनका जो एक निचोड़ है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो जो स्टेजेस होती हैं इनको एक बेसिक रूप में इनको एक समझना होता है, तो आपका टीचिंग एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये इनका एक बेसिक आइडिया क्या होता है इन स्टेजेस का, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपकी स्टेज आती है प्रीनेटल स्टेज, और ये होती है फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू बर्थ। सो यानी कि जो आपकी भ्रूण अवस्था होती है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से लेकर और उसके जन्म तक की अवस्था जो है इसे माना जाता है, ठीक है। मतलब ये इसके अंदर आती है, प्रीनेटल स्टेज उसको कहा जाता है। जब बीज रोपण होता है, ठीक है, 2 सप्ताह से जो स्टार्ट हो जाता है ये, ठीक है, और तब से लेकर बच्चे के जन्म तक यानी कि 9 महीने तक ये स्टेज आपकी रहती है। 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म हो जाता है, तो ये स्टेज आपकी वो वाली है, यानी कि जन्म से पहले वाली, गर्भ अवस्था से लेकर 9 महीने तक की जो अवस्था होती है उसे कहा जाता है प्रीनेटल स्टेज। और एक बात और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो हाईएस्ट होता है। मतलब यहाँ पे बच्चे का सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो है फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पे बच्चे का होता है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ माँ के पेट में ही बच्चे की होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका इन्फेंसी। और फ्रेंड्स मैं अगेन आपसे ये कहूँगी कि मैंने मेजर पॉइंट जो है पीपीटी में डाले हैं, सो आप वीडियो को ध्यान से सुने। आप साथ साथ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं।
अदरवाइज ये मैं गारंटी लेती हूँ, यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि एक बेसिक सा ओवरव्यू यहाँ से होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी सारी बातें मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, समझा रही हूँ, आई होप आपको समझ में भी आ रहा है। ठीक है, तो इन्फेंसी स्टेज आपकी होती है बर्थ से लेकर 2 ईयर। इसको बर्थ से लेकर 3 ईयर भी कंसिडर कर लिया जाता है, मतलब 2 और 3 ईयर। ठीक है, इतना हम इसको मान सकते हैं। ये आपकी होती है इन्फेंसी। हिंदी में भी अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं शैशवावस्था। ठीक है, ये जन्म के बाद से शुरू होती है। ठीक है, और जन्म के बाद का वो तो थी जन्म से पहले की बात, जब बच्चा पेट में होता है। सबसे हाईएस्ट जो बच्चे का ग्रोथ होती है वो पेट में होती है। उसके बाद जब अगर हम बात करें, उसके बाद जो हाईएस्ट रेट होता है बच्चे की ग्रोथ का, वो इन्फेंसी में होता है। ठीक है, आगे देखिए, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चे का मानसिक विकास होता है वो भी बड़ी तेजी से होता है। सेकंड जो हम इस इन्फेंसी की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक है, हम इन्फेंसी की बात कर रहे हैं कि इसमें जो बच्चे का मानसिक विकास है वो भी बहुत तेज़ी से होता है, और इसमें नैतिकता नहीं होती बच्चे के अंदर। मतलब क्या सही है क्या गलत है उसको नहीं पता। अगर मतलब उसको भूख लगी है और उस भूख के लिए अगर वो कहीं से चोरी करके भी खा रहा है तो वो उस चीज़ को गलत नहीं मानेगा। यहाँ पे ये प्रिंसिपल फॉलो होता है। ठीक है, और बच्चा अपनी जो मूल प्रवृत्तियों पर ही आधारित व्यवहार करता है। मतलब भूख लग रही है या उसे सोना है, या मतलब जो उसकी मूल प्रवृत्ति होती है वो उसी पे ही अ, आधारित होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ और क्या होता है, दूसरों पर निर्भर होता है। जैसे यहाँ तक बच्चा जो है, यहाँ पे बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग भी नहीं होती है, तो सारी चीज़ों में वो डिपेंड होता है अपने पेरेंट्स पर। खासकर बात करें अपनी मदर पर बच्चा डिपेंड होता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे रिपीटेशन जो है वो यहाँ पे होती है बच्चे की। मतलब बच्चा बार बार रिपीट करता है चीज़ों को, ये यहाँ पे होती है। जैसे बच्चे ने देख लिया कि मम्मी कैसे दूध पिलाएगी, कैसे मतलब वो क्या एक्टिविटी करेगा कि जब मम्मी उसको दूध पिलाएगी तो बच्चा बार बार उसी एक्टिविटी को रिपीट करेगा, जिससे वो दूध पी सके। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद उसके बाद आती है यहाँ पे कि बच्चा यहाँ पे नकल भी करता है, मतलब इमिटेशन भी करता है। ठीक है, क्योंकि 2 साल का बच्चा है, अगर आपके घर में है तो आप बिल्कुल कोरिलेट अच्छे से कर पा रहे होंगे। बच्चा यहाँ पे बड़ों की नकल भी करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बच्चे के अंदर जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, ये क्या है वो क्या है, मतलब क्वेश्चनिंग यहाँ पे इतना वो नहीं पूछता है, लेकिन जिज्ञासा होती है। जैसे अगर हम बात करें, बच्चे के सामने कुछ कुछ रखा है टॉय वगैरह, या फिर कुछ लाइट वगैरह रखी है, या कोई ऐसा खिलौना रखा है, तो बच्चे के अंदर बड़ी जिज्ञासा होती है, तुरंत मतलब उस तक पहुँचने की कोशिश करेगा, उसको उठाएगा। तो बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्यूरियोसिटी होती है। उसके बाद फ्राइड ने यहाँ पे कहा है इसको कि ये सेल्फ लव की जो एज होती है, मतलब बच्चा यहाँ पे खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और इसको जो है फ्राइड ने नार्सिसिज्म का नाम दिया था। इसे इसको जो फ्राइड था हमारा, फ्राइड, उन्होंने कहा था कि ये जो एज है ये नार्सिसिज्म की एज है। ठीक है, ऐसा फ्राइड ने कहा था। ठीक है, और एक और बात जो फ्राइड ने बोली थी कि यहाँ पे बच्चे के अंदर जो है सेक्सुअलिटी की बात यहाँ पे बच्चे के अंदर आ जाती है। जैसे हम बात करें, काम प्रवृत्ति की भावना जो है बच्चे के अंदर इस स्टेज में होती है। ठीक है, ऐसा फ्राइड का मानना था, और इसीलिए काफ़ी लोगों ने उनकी जो थियरी थी उसको क्रिटिसाइज भी किया था। क्लियर? और क्या क्या होता है इस एज में, इस एज में बहुत सारी बातें हैं। और क्या क्या होता है, इसमें बच्चा थम्स अप करता है, मतलब अंगूठा चूसता है। ठीक है, और ब्रेस्ट फीडिंग करता है। तो इस तरह के बहुत सारे काम वो इस एज में करता है। उसके बाद बच्चा जो है सेल्फिश होता है, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है। मतलब उसे खुद से मतलब होता है, उसे नहीं मतलब कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कि मतलब कुछ चाहिए तो कुछ चाहिए, दूध चाहिए तो चाहिए, भूख लगी है तो उसे दूध चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और उसके लिए वो रोएगा, कुछ भी करेगा, मतलब बच्चे को सिर्फ अपने से मतलब है और किसी बात से मतलब नहीं है। यहाँ पे जो है सोशल इंटरेक्शन नहीं होता है,
क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, तो उसका वो फैमिली के साथ ही उसका ज़्यादातर इंटरेक्शन यहाँ पे होता है। और इस एज में बच्चा जो है, पहला जो है, अगर हम बात करें मीनिंगफुल वर्ड जो है पहला बच्चा इस एज में बोलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस एज में आती हैं। आई होप आपको ये एज क्लियर हुई होगी, नहीं हुई हो तो वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है चाइल्डहुड की एज सॉरी। आगे हम बात करते हैं हमारे चाइल्डहुड की। चाइल्डहुड, पता नहीं कैसे एरर रह जाता है। चाइल्डहुड की अभी गलत, चाइल्डहुड, ठीक है। यदि आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो हम बात करेंगे चाइल्डहुड की, ठीक है। तो बेसिकली चाइल्डहुड को 2 to 12 ईयर्स में यहाँ पे हम इसके कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब आगे इसे भी 2 भागों में बांटा जाता है, जो कि है अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, हमेशा यहाँ से भी बना है। और इनकी जो क्वालिटी है, इनके अगर हम बात करें कि इस एज के क्या गुण हैं, इस एज के क्या गुण हैं, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हम इन्हीं को ही डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे अर्ली चाइल्डहुड की। तो अर्ली चाइल्डहुड मैंने आपको बताया, ये 2 से 6 साल की जो है आयु मानी जाती है, जिसे हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपकी प्री गैंगेज होती है, ठीक है। ये जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड होती है, ये प्री गैंगेज होती है, मतलब जो बच्चे ग्रुप्स में रहते हैं ना, टोली बना के रहते हैं, वो इस एज में नहीं रहते हैं, ये उससे पहले की एज होती है, ठीक है। जो गैंग होती है, गैंगेज होती है बच्चे की, उससे पहले की एज ये होती है, ठीक है। और प्री स्कूल एज होती है, मतलब इस एज में बच्चा स्कूल नहीं जाता है, ये स्कूल जाने से पहले वाली एज बच्चे की होती है। अगेन इसमें भी बच्चा बहुत ज़्यादा क्या करता है, इमिटेशन करता है, ठीक है। आप देखते होंगे इस उम्र में छोटे बच्चे जो हैं वो नकल उतारते हैं अपने बड़ों की, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी, और जैसा वो कर रहे होते हैं वैसा ही वो भी कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, छोटा बच्चा, मतलब अगर हम बात करें किसी गुड़िया की बात कर लो, छोटी गुड़िया यदि अपनी मम्मी को मेकअप करता हुआ देखती है, तो वो उस टाइम तो दिमाग में रखती है, मतलब उस टाइम नहीं करेगी, उस दिन नहीं करेगी उस हरकत को, लेकिन कुछ दिनों बाद वो उस एक्शन को फिर से रिपीट करती है, मतलब जो जो उसने देखा था वो उसको रिपीट करेगी, ठीक है। तो इस एज में जो है बच्चे इमिटेट करते हैं, और ये एग्जाम्पल मुझे हमेशा याद रहता है, क्योंकि मेरी गुड़िया ने भी ऐसा किया था। आगे चलते हैं। उसके बाद इसमें भी ये जो एज होती है, इसमें भी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें बच्चा क्वेश्चन करने लग जाता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये कब हुआ था, क्या है, क्या नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बच्चा बहुत बहुत ज़्यादा पूछता है, बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता है, ठीक है। एक्सप्लोर करता है तभी वो क्वेश्चन पूछता है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस अर्ली चाइल्डहुड में होती हैं, ठीक है। आई होप आपको अर्ली चाइल्डहुड क्लियर हुआ होगा। अब इसकी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हम बात करेंगे, पियाजे डिस्कस करेंगे, तब हम बात करेंगे, क्योंकि वो अगर हम बात करें तो वो पियाजे के कॉन्सेप्ट में आ जाती हैं चीज़ें, होती इसी एज से हैं, होती इसी एज से हैं, लेकिन वो प्याजे वाले कॉन्सेप्ट में आ जाती हैं। तो जब प्याजे डिस्कस करेंगे तब इन्हीं एजेस को मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। जैसे कि फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, कहीं मन में ये रहे कि क्यों नहीं बताया, क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर भी जैसे यहाँ पे बच्चे में लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती है, और यहाँ लेटर चाइल्डहुड में बच्चे में लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है। यहाँ पे रिवर्स नहीं कर सकता बच्चा,
मतलब यदि आप उसको कहीं लेकर गए, मान लीजिए किसी शॉप पे लेके गए हैं, तो बच्चा वहाँ से वापस नहीं आ सकता, बट इस एज में बच्चा वहाँ से वापस भी आ जाता है। और प्याजे ने अपने बच्चों का जो है, अपने बच्चों पे ही ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो जब प्याजे डिस्कस करेंगे तो इन एजेस को मैं दोबारा से काफ़ी अच्छे से आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ी है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया अर्ली चाइल्डहुड, और अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड को कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे जो वहाँ नहीं था वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे ये प्री गैंग एज थी और यहाँ पे ये क्या हो गई, गैंग एज हो गई। ठीक है, मतलब ये टोली वाली आयु होती है। उसके बाद वहाँ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था, लेकिन यहाँ बच्चा स्कूल जाने लग जाएगा, यानी कि ये बच्चे की स्कूल गोइंग एज भी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बच्चा जो है कंक्रीट चीज़ों पे सोचता है। ठीक है, बच्चा मतलब जो चीज़ें उसके सामने होती है ना, हिंदी में हम बात करें मूर्त, तो जो बच्चे के सामने चीज़ें हैं, बच्चा उस एस्पेक्ट में ज़्यादा सोचता है। ठीक है, अगर हम कहें कंक्रीट ऑपरेटिंग स्टेज जो है इसे कहा जाता है। उसके बाद इसमें जो है वहाँ पे सेक्स टेंडेंसी थी, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लैक ऑफ सेक्स टेंडेंसी होती है, मतलब जो सेक्स जो काम प्रवृत्ति थी वो यहाँ पे नहीं पाई जाती, वो उसी एज में पाई जाती, ओनली इन्फेंसी। और वो भी किसने कहा है, वो भी फ्राइड महोदय ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद इसमें जो है बच्चा ना क्या कहे, कलेक्शन करना स्टार्ट कर देता है, मतलब नई नई चीज़ें वो ढूंढेगा, उसको कलेक्ट करेगा। जैसे आपको अपना टाइम याद हो तो कार्ड्स वगैरह थे, उनको कलेक्ट करके रखते थे, और इस तरह से बच्चा जो है जो मार्बल्स होते हैं, कंचे होते हैं, उनको स्टोर करके रखेगा। तो इस एज में जो है ना बच्चा संग्रहण करना स्टार्ट कर देता है, कलेक्शन करना स्टार्ट कर देता है, ऐसा इस एज में पाया जाता है। उसके बाद इसी एज को जो है प्ले एज भी कहा जाता है, इस एज को प्ले एज भी कहा जाता है। ठीक है, और बात करें तो इस एज में जो है बच्चे में आत्मनिर्भरता की भावना जो है आने लग जाती है। मतलब बच्चा जो है ये समझने लग जाता है कि हाँ अब मैं मेरा काम खुद कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसी उसमें चीज़ें आ जाती हैं, और बच्चे में जो है एक्सट्रोवर्ट बिहेव भी डेवलप हो जाता है। जैसे बच्चा अपने आसपास यानी कि बाहर भी बाहर के माहौल से भी घुल मिल जाता है, दूसरों से इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देता है, और सोशली इंटरेक्ट अच्छे से वो हो जाता है इस एज में। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपके लेटर चाइल्डहुड के। तो कुल मिलाकर हमने चाइल्डहुड डिस्कस कर लिया है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हमारी लास्ट एंड इम्पोर्टेंट एज, एडोलेसेंस। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। इस ये जो एज मानी जाती है, ये एज मानी जाती है आपकी 12 टू 18 ईयर की एज, इसे हम कह सकते हैं। 18 की जगह पे 19 भी इसमें आ जाता है, जैसे कि उसमें 2 और 3 था ना, इसी तरह से इसमें 18 और 19 कंसीडर कर लिया जाता है। इसे जो है क्या कहते हैं, तनाव और तूफान की अवस्था भी इसको कहा जाता है। इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक एक करके हम, ठीक है। और एक दो स्टेटमेंट में मैं इसके साथ साथ आपको बता देती हूँ। देखिए, वैसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो रैंडम पूछे जाते हैं, मतलब आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। अब स्टेटमेंट इतनी सारी हैं, आप कितनी सारी याद करेंगे, तो स्टेटमेंट के चक्कर में ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कुछ जो है वो फेमस हैं, जैसे अगर बात करें कि किशोर अवस्था के बारे में, कि ये तीव्र तनाव, तूफान और संघर्षों की अवस्था है, ये जो स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ये कही थी हमारे स्टैनले हॉल ने कहा था। ठीक है, उसके साथ साथ एक और है जो काफ़ी फेमस है, और ये हमारी बात की थी, किलपैट्रिक ने कहा था इसके बारे में, कि जीवन का सबसे कठिन काल इसको कहा था, किशोर अवस्था को किसने कहा था, किलपैट्रिक ने। तो जो फेमस जो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं वो बीच बीच में मैं वो डिस्कस करती रहूँगी। अगर क्वेश्चन बनेगा तो मे बी उनमें से बन जाए, बट स्टेटमेंट्स की अगेन कोई गारंटी नहीं होती कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी एडोलेसेंस एज की। ठीक है, तो इस एज में, इस एज को ट्रांजिशन पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है,
बहुत सारे बच्चे में इसमें इस एज में चेंज आते हैं, बहुत सारे। इसको ट्रांजिशन पीरियड भी कहा जाता है। और इसको जो है एज ऑफ चेंजेस भी कहा जाता है। बच्चे में मेंटल, अगर हम बात करें, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, बहुत तरह के चेंज आते हैं, तो इसको एज ऑफ चेंजेस भी कहा जाता है। एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टॉर्म भी इसको कहा जाता है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो जो कि हमें कहा गया था स्टैनले हॉल के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट आपको सभी को याद होनी चाहिए। उसके बाद इसे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एज भी कहा जाता है। इसमें बच्चा बड़ा परेशान रहता है, क्योंकि कहीं उसे गुस्सा भी ज़्यादा आता है। ठीक है, घर वालों की भी बातें उसे अच्छी नहीं लगती हैं, तो इसमें बहुत सारे बच्चे के अंदर चेंजेस आते हैं। दूसरा, इसमें जो है आइडेंटिटी क्राइसिस भी इसी पीरियड को कहा जाता है, जो कि एरिक्सन ने कहा था। इसमें बच्चा ये भी कंफ्यूज रहता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, ठीक है, मुझे क्या करना है। इस तरह के क्वेश्चन भी इस एज में बच्चे के अंदर आते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को वो अचीव कर लेता है और इस बात को वो समझ पाता है, तो वो अच्छे से इस एज को जो है अच्छे से उसकी एज जो है वो निकल जाती है। मतलब बच्चा फिर कन्फ्यूज़न में नहीं रहता है। ठीक है, उसके अंदर एक अपनी पहचान का जो, अगर हम बात करें, उसकी पहचान डेवलप हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है, और इसमें सामाजिकरण होता है, मतलब सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, बहुत बहुत, अगर हम कहें बहुत तीव्र होता है। ठीक है, बच्चा मतलब घर से ज़्यादा वो बाहर ही रहना पसंद करता है, तो काफ़ी इसमें बच्चे का जो है सोशलाइजेशन जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इसमें, इसमें लीडरशिप की एज आ जाती है। ठीक है, इसमें लीडरशिप की एज आ जाती है। उसके बाद इसमें हीरो वर्शिप होती है। हीरो वर्शिप क्या होता है कि बच्चे जो है ना अपना अपना आइडियल चूज़ करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा इस एज में, मुझे तो वो वाली हीरोइन पसंद है, मुझे तो वो वाला हीरो पसंद है, या फिर कई बच्चे अपने टीचर्स को आइडियल मानते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो इसमें हीरो वर्शिप भी काफ़ी होती है। ठीक है, आगे और क्या क्या होता है इसमें, और इसे जो है ना, हम कहें कि जो ये स्टेज है, ये बच्चे के लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की एज भी इसको हम कह सकते हैं। कि मतलब अगर बच्चे के अंदर सही से डेवलपमेंट चीज़ें सही से चीज़ें डेवलप नहीं हुई है, तो पूरे पूरे चांस होते हैं कि इसमें बच्चा बिगड़ जाता है और पूरा जीवन ही उसका बिगड़ जाता है। यदि बच्चा सारी चीज़ें ठीक से कर रहा है, समझ रहा है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, तो ठीक है। अदरवाइज बच्चे की बिगड़ने की अवस्था भी इसको कहा जाता है। उसके बाद इसमें बच्चे का जो समाज से बहुत गहरा संबंध होता है। ठीक है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इस एज में बहुत हद तक, और बहुत हद तक मतलब हो जाता है इसमें। इमोशनल जो आप कहें, इसमें इंस्टेबिलिटी होती है। मतलब बच्चा अ, उसके जो इमोशंस है एक जगह टिक नहीं पाते, मतलब एक बार उसको इतनी तेज़ गुस्सा आ जाएगा, दूसरे ही पल थोड़ी देर में वो खुद ठीक हो जाएगा, और उसकी जो मूड स्विंग होती रहती है, मतलब उसका मूड चेंज होता रहता है इस एज में। ठीक है, और क्या होता है इसमें, और इसमें जो है ना बच्चे के जो पीयर ग्रुप्स होते हैं, उनका बड़ा प्रभाव होता है बच्चे के अंदर। बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने पीयर ग्रुप्स पे भरोसा करता है। मतलब उसने, उसके फ्रेंड ने क्या कह दिया, वो बात उसके लिए ज़्यादा मायने रखती है, बल्कि इसके बजाय कि उसके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, उसके टीचर्स क्या कह रहे हैं, उस बात से बच्चे को उतना अंतर नहीं आता है। बच्चे को प्रभाव पड़ता है कि उसके पीयर ग्रुप्स क्या कह रहे हैं। और यदि आपने टीचिंग की हो, या फिर आप रिलेट कर पाएँ, क्योंकि जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं, वो किसी न किसी स्कूल में ज़रूर पढ़ा भी रहे होंगे। तो उन्होंने देखा होगा कि जो टीचर्स होते हैं, वो कई बार उनके पीयर ग्रुप्स का ही हेल्प लेते हैं, बच्चे को ठीक दिशा में ले जाने के लिए, कि हाँ बेटा, आप ऐसा कर सकते हो, और आप उसको ये बात समझाओ, और बच्चे को वो बात समझ में आ भी जाती है। ऐसा भी देखा गया है। उसके बाद ये प्रॉब्लम एज है, मतलब इसमें जितनी भी दिक्कतें परेशानी होती है ना, इस एज में बहुत ज़्यादा होती हैं। इसे प्रॉब्लम एज भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा इतना वो रहता है, इतना बच्चे का मूड स्विंग होता है इसमें बहुत ज़्यादा, तो इसे प्रॉब्लम एज भी कहा जाता है। उसके बाद इसमें जो है हेल्थ के भी बच्चे के साथ इश्यू आते हैं, क्योंकि इसमें लड़कियों को लगता है कि मैं ज़्यादा खाऊँगी तो मैं मोटी हो जाऊँगी। इस तरह की चीज़ें भी इसमें आती हैं। हेल्थ को लेकर भी इश्यू इसमें होते हैं, और मूड स्विंग तो इसमें होता ही है। ठीक है? और
इसमें बच्चे का जो अगर हम बात करें बच्चे का उसके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा इस एज के बच्चे कहते हैं कि मम्मी गलती से हो गया, मतलब मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा था पर मैं गुस्से में कह गया। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका खुद के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, इस उम्र में क्या होता है, बच्चा चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिले। ठीक है, मुझे सारे काम मैं खुद ही करूँ, मतलब मेरे ऊपर दबाव ना हो, किसी का भी प्रेशर ना हो, ऐसा भी इस एज के बच्चे करते हैं। तो एडोलेसेंस भी हमारा पूरा हो चुका है और सारी एजेस जो है हमने अच्छे से डिस्कस कर ली हैं और आई होप आप सभी को सारी एजेस जो हैं बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। यदि नहीं हुई है तो अगेन मैं हमेशा कहती हूँ एक ही बात कि वीडियो को आप दोबारा से रिपीट कर लेना, और यदि आपको लगा हो कि हाँ मेरी स्पीड ज़्यादा थी तो आप वीडियो को कहीं स्लो करके देख लेना, और यदि लगे कि हाँ मैं स्लो पढ़ा रही थी तो आप उसको स्पीड करके 2x की स्पीड पे या फिर जो आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आज हम इतनी ही बात करेंगे। उसके बाद जो है जैसे ही आपका टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद मैं एमसीक्यूज़ की वीडियो भी आपकी लेकर आऊँगी, मतलब मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊँगी। ठीक है, उसके साथ साथ यदि आपको यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मैंने जितनी वीडियोस अपलोड की हैं उस पे व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं बट लाइक कम है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका कोई भी रुपया पैसा खर्च नहीं होता है, ना लाइक करने में और ना सब्सक्राइब करने में। तो फिर बताइए दिक्कत ही क्या है? क्योंकि अगर इसमें करोड़ों रुपए आपके लगते हों तो फिर भी हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई करोड़ों रुपए आप कैसे खर्च करेंगे, लेकिन इसमें आपका कोई भी रुपया पैसा नहीं लगता है। तो प्लीज़ इसमें कंजूसी ना करें। यदि ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी तुरंत आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।